देखो इधर, ठीक। हम सब क्या पढ़ रहे जी? डी था यह ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। हम लोग इसमें पढ़ क्या रहे थे? डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं। क्या भाई? डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं। कितने पॉइंट हुए थे? 5। अब लिखो पॉइंट नंबर 6 लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो उसमें। इस ब्लॉक के तत्वों का, नीचे जाओ, इस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वीप कोश में प्रवेश करता है। द्वीप कोश में प्रवेश करता है। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2 तक होता है, तक होता है। ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं। क्या लिखा मैंने जी? इस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? द्वीप कोश में। कहां प्रवेश करता है? द्वीप कोश में प्रवेश करता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2 तक होता है। अच्छा, मैंने समझाया था, दिखाया भी था, जिसे मैंने मान ले लिया। अच्छा, यहां पर पढ़े ध्यान उधर, अगर लिखा गया स्कैंडियम के ऊपर D1, यानी स्कैंडियम को मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जाएगा किसमें जाएगा? द्वीप कोश के पहले कक्षक में, यानी D1 में। डी में हम लोग 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। स्कैंडियम में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जो उसका इलेक्ट्रॉन वो कहाँ प्रवेश करेगा? डी में। डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी जिस द्वीप कोश में, जिस मान लो ये वाला पूरा है, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, तो सभी के द्वीप कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे जी? डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। हमने बोला था ई वाला ग्रुप, ए वाला ग्रुप अपवाद होता है, आप बाहु के नियम पालन नहीं करता है, ए वाला, ठीक। और कौन वाला? ए वाला। ए वाले दोनों आप बाहु के नियम पालन नहीं करते। मैं बताया, समझाया था, एक बार फिर समझा दे, समझ आता। हमने बोला क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा 1s2 2s2 2p 3s2 3p 6 4s2 3d4 3d4। हमने बोला था द्वीप कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, वह सही नहीं है, वह अपने कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन या तो 10 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते रहते हैं जी, 10। अगर उसके बाहरी कक्षक में द्वीप कोश में 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वह अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। क्या? ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल बनने के लिए भी अस्थायी है। स्टेबल बनने के लिए होता क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4s1 और यहाँ पर क्या 3d
एक गलत वाला है, क्या है, सही वाला है। एक गलत वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सही वाला है। अगर इसके द्वीप कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ज्यादा स्थायी हो गया। ये क्या हो गया, ज्यादा स्थायी हो गया। उसी प्रकार से अगर कापर है, कापर का परमाणु क्रमांक होता है वो 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 1s2, फिर 2s, 2p, 6, 3s, 3p, 4s, 3d9। बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी में 9 इलेक्ट्रॉन हैं। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी में। तो 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s1 और 3d यहां क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी क्या बताओ, ये हो गया स्थायी, क्या जी, ये गलत है और ये क्या है, सही है। ये हो गया स्टेबल, क्या हो गया, स्टेबल। इसी प्रकार से मैंने सभी तो क्या सिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया था। बस में समझ आए, यानी द्वीप कोश में कोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे जिस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो तत्व परमाणु उपस्थित है, उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। अगर आयरन है तो आयरन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करूंगा, द्वीप कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। से मान लो आयरन है, यह भी 26, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 3d, 6, यानी डी में 6 इलेक्ट्रॉन आए। तो ये होता है डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। बराबर इसको नीचे वाला बराबर जल्दी से इधर देखो। अगला क्या है जी, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है समझ आप इधर। हम लोग जानते हैं द्वीप कोश में केवल ए वाला कोश छोड़ करके बाकी सभी कोश में क्या होते जी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, अयुग्मित। और जितना ज्यादा द्वीप कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी उसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो इसमें द्वीप कोश, द्वीप कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, द्वीप कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उपस्थित होने के कारण यह चुंबकीय आघूर्ण व्यक्त करता है, डिपेंड नहीं करेगा चुंबकीय आघूर्ण कितना ज्यादा है। अच्छा अब यही मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से चलो। इसे मान लो एक क्रोमियम है, क्या जी, क्रोमियम। बताओ क्रोमियम के द्वीप कोश में कई इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो हम लोग बनाएंगे द्वीप कोश में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5। उसी प्रकार से इसमें कितने कक्षक, 5 कक्षक। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी 5 कक्षक। सही है, 1, 2, 3, 4, 5। बताओ इसके द्वीप कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
जो हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है, चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है कड़ी में n इंटू n प्लस टू। n क्या होता है? आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताओ इसमें कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 5। इसमें कितने हैं? इसमें 0। इसमें कितने हैं? 4। कितने जी? 4। इसमें 5 अयुग्मित हैं, इसमें कितने अयुग्मित हैं? 0। इसमें कितने जी? 4। जब इसका निकालेंगे क्रोमियम का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। मान लो चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक, ये हम निकालूंगा मैं। बताओ 5 प्लस 2 तो आ जाएगा 5 गुणे 5 2 7, 7 पचे 35। अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट वर्गमूल निकालेंगे। बताओ 36 वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो 35 वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट लिख लो 9 करीब में आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटान। क्या होता है? बोर मैग्नेटान। 1 2 3 4। यहां देखो इसका निकालूंगा मैं, कितने हैं जी? n का मान 0, 0 प्लस कितना आ गया? 2, यानी इसका कोई चुंबकीय आघूर्ण। इसीलिए जब हम लोग इसको चुंबक के समीप लाते हैं, यह चुंबक की ओर आकर्षित ना हो, क्या उससे क्या बजी? दूर भागेगा। बताया भी था, अगर किसी कोश के ड्यूब ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है? अनुचुंबकी, लौ चुंबकी, प्रतिचुंबकी, प्रतिचुंबकी। क्या जी? प्रतिचुंबकी हो। क्यों? इसमें कोई अग्नि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके सभी उपकोश क्या है? भरे हुए हैं। इसलिए क्या करता है? इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, ये कौन सा गुण दिखाएगा? प्रतिचुंबकी। कौन जी? प्रतिचुंबकी का। इसमें कोई अग्नि इलेक्ट्रॉन नहीं, देख लो यहाँ भी। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0 है। 0 बोर मैग्नेटान। उसी प्रकार से जब मैं यहाँ निकालूंगा m बराबर कड़ी में 4 4 प्लस 2 हो जाएगा कड़ी में 4 4 2 6 6 चाहो 24, 25 वर्गमूल कितना होता है? 5। 24 कितना हो जाएगा? 4.91 बोर मैग्नेट समथिंग लिखोगे, हो गया ऐसे। ठीक, तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं क्या? चुंबकीय आघूर्ण। और किसी भी तत्व या परमाणु या आयन का जितना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा, जितना ज्यादा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं बोला था अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 या 5 है तो होता है लौ चुंबकी। अगर 1 2 3 है वो क्या होता है? अनुचुंबकी। अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 0, वो क्या होता है? प्रतिचुंबकी। थोड़ा बड़ा से पूरा, थोड़ा बड़ा से पूरा देखो इधर हमने क्या बनाया? कुछ आयनों क्या बनाए हुए मैंने यहाँ पर? कुछ आयनों के चुंबकीय आघूर्ण में लिखे हुए, ठीक ना जी? पहला क्या है? स्कैंडियम। क्या है? स्कैंडियम। बताओ इसमें कितने आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। इसी प्रकार टाइटेनियम 3+ में 1, सब में लिखे हुए हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण बगल में लिखा गया है। ये बताओ अगर इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, बताओ प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, लौ चुंबकी? यह होगा प्रतिचुंबकी। इसका चुंबकीय व्यवहार प्रतिचुंबकी। ये वाला क्या होगा? ये होगा अनुचुंबकी। क्या जी? ये वाला क्या होगा? अनुचुंबकी। ये वाला क्या होगा? लौ चुंबकी। नीचे तीनों क्या होंगे? अनुचुंबकी। ठीक, ये भी होगा अनुचुंबकी। और ये भी क्या होगा? अनुचुंबकी। चलो मैं क्या दिखा देता हूं। बताओ टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताओ टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 22। कितना जी? 22। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p 6 3s
3+ है, क्या टाइटेनियम 3+ है। पहले इसको सच लिखो, 1s2 2s2 2p 3s2, इन क्या लिखोगे 3d2 4s2, टाइटेनियम 3+ बनाना जी। क्या हुआ, ठीक। बताओ किसका बनाना चाहिए आपको, टाइटेनियम 3+ का। 1s2 2s2 2p 3s2 3p 6। कितने ट्रां निकालने हमें, 3। 2 यहाँ निकल जाएंगे और 1 कहाँ निकलेगा, यहाँ से। डी कितने बचे बताओ, डी बचेगा 1। डी कितना बचा जी, 1। तो डी में कितने कक्षा, 5 कक्षा। 1 2 3 4 5, कितने टर्न बना दोगे बताओ। टाइटेनियम 3+ में कितने आयोनिक टर्न है, वही लिखा गया वहां। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे, मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकालोगे, फार्मूला क्या बताओ, n × n+2। तो लिखोगे 1 + 2 जी, कितना आ गए 3 आ गया। कार्डियम 3 मान कितना समझ लो 7, 3 2 1, कितना लिखा हुआ है, हाँ वही बात हुआ, ठीक। ये समझ लो 7 3 2 1 7 5 लिख लो। ये क्या हो गया, बोर मैग्नेट उधर बड़ा से पूरा बना डालो। पहला पॉइंट लिखो, रंगीन आयन, उसमें लिखो संक्रमण तत्व ठोस या जली अवस्था में संक्रमण तत्व ठोस या जली अवस्था में ठोस या जली अवस्था में रंगीन आयन व्यक्त करते हैं, रंगीन आयन व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनका डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो वह श्वेत प्रकाश अवशोषित करके रंगीन दिखाई देने लगता है। दिखाई देने लगता है। यहां समझ आ इधर, चलो सबसे मेन चीज क्या है यहां पर, मैं बताता हूं इधर से हो जाए। मान लो ये कोई किसी परमाणु का नाभिक है, इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे।
इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अभी ये एनर्जी लेवल क्या है जो नाभिक के पास है, उसकी ऊर्जा स्तर क्या है जी, कम है, क्या है, कम है। मान लो इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा उसकी ऊर्जा मान लिया 20 जूल, कई जूल है, 20 जूल है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसकी ऊर्जा 50 जूल है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है इसकी ऊर्जा कितनी है, 90 जूल है। इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा कितनी है, 50 जूल। मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कहा था हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित ऊर्जा स्तर जी चक्कर लगाता है, एक निश्चित एनर्जी लेवल चक्कर लगाएगा। जैसे मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में, इस कोश में चक्कर लगा रहा है तो उस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, 20 जूल, कितनी जी, 20 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में चक्कर लगा रहा है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, 50 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, 90 जूल। एक मैं उदाहरण की तरह समझा रहा हूं। मान लो किसी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा 21 जूल है तो वह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये कौन कहा, रदरफोर्ड ने कहा था जो जिस नाभिक के चारों तरफ जितने ऊर्जा स्तर का, जिस कक्षक का जो एनर्जी लेवल है, अगर उतने एनर्जी लेवल कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर 20 जूल का इसमें चक्कर लगाएगा, 50 जूल का इसमें चक्कर लगाएगा, 90 जूल का इसमें चक्कर लगाएगा। अगर कोई आगे मानो 45 जूल का तो इसके चारों तरफ चक्कर नहीं लगा पाएगा। आगे 85 जूल का नहीं लगा पाएगा, 70 जूल का नहीं लगा पाएगा, 80 जूल का नहीं लगा पाएगा। वही चक्कर लगाएगा जिसकी ऊर्जा कितनी होगी, या तो 20 या तो 50 या तो 90। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन अपना कोश छोड़ करके अगले वाले कोश में जाना चाहता है, इसको लोग कहते क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर। इसके आगे वाला क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, बताओ यह इलेक्ट्रॉन जब इसमें पहुंचेगा तो इसमें पहुंचने के बाद उस इलेक्ट्रॉन की इस कक्षक में रहने के लिए, इस कक्षक में चक्कर लगाने के लिए उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 50 जूल, 50 जूल। अब बताओ इसकी ऊर्जा पहले थी 20 जूल, इसमें चक्कर लगाने के लिए हमको उसको, उस इलेक्ट्रॉन को स्पेशली कितना जूल एनर्जी देना पड़ेगा, 30 जूल। कितना जी, अगर मैं 30 जूल एनर्जी दे दूंगा, इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह खुद कहां चला जाएगा, 50 वाले में। तब वह कुछ टाइम के लिए इसमें चक्कर लगाएगा, नहीं कि मैं उसको 30 जूल एनर्जी दे दिया, ये अनुरोध करते इसमें चक्कर लगाता, नहीं, कुछ टाइम तक वो इलेक्ट्रॉन इसके उसमें क्या चक्कर लगाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वह अपने कक्षक पुनः लोड करके चला आएगा। इससे निष्कर्ष क्या निकला, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर प्रवेश करेगा तो हमको उसको एनर्जी देना पड़ेगा। अब मान लो 90 जूल वाले कोश में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, वह आना कहाँ चाहता है, 50 जूल वाले में। तो 50 जूल वाले में चक्कर तभी लगा पाएगा जब उसकी ऊर्जा कितनी हो जानी चाहिए, 50 जूल। अब बताओ इसकी ऊर्जा पहले 90 जूल थी, अब इसमें चक्कर लगाना चाहता है, कितना कम करना पड़ेगा, 40 जूल। यानी अपने अंदर से 40 जूल एनर्जी निकालेगा तब इसमें चक्कर लगा पाएगा। मतलब क्या निकला, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर प्रवेश करता है तो वह अपने कक्षक से, वह अपने कोश से, कहाँ जी, कोश से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है जी बाहर निकालेगा। और जब कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तब वो इसमें चक्कर लगा पाएगा, तो चक्कर नहीं लगा पाएगा। मतलब यहाँ दो डिस्कस निकले, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर प्रवेश करेगा तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और इसी प्रक्रिया में जब वह ऊर्जा का अवशोषण कर रहा होता है तो क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करते समय वह अपने अंदर कई रंग के प्रकाश करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वह हमको दिखाई पड़ता है कलर, क्या जी,
उस टूटे हुए कांच के शीशे को धूप में रख दो, वह कई रंग दिखाएगा, 7 रंग दिखाएगा। उसमें बैगनी हो सकता है, आसमानी हो सकता है, नदी पीला कोई हो सकता है। उसी प्रकार से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर जाता है तो करता क्या, ऊर्जा का अवशोषण करता है। जो एनर्जी का अवशोषण करेगा तो उस एनर्जी का अवशोषण के समय वह अपने अंदर कई रंग के प्रकाश क्या कर रहा होता है, अवशोषित कर रहा होता है, और अवशोषित करते समय वह कई रंग को दिखा रहा होता है। कोई चीज मैं बताया लिखा हूं, बदू बताया था, वैसे भी शार्टकट बताया था। अगर किसी परमाणु के कोई परमाणु हो या आयन हो, अगर उसके बाहरी कक्षक में ट्यूब कोश में अगर ट्यूब कोश पूर्ण भरा है, अगर ट्यूब कोश क्या जी पूर्ण भरा है, तो क्या करेगा वह रंगीन, क्या जी रंगहीन होगा। उसे हम लोग कहते क्या है, सफेद, क्या बोलते हैं। अगर ट्यूब कोश अपूर्ण है, क्या जी, अगर ट्यूब कोश अपूर्ण है, अपूर्ण भरा है, अपूर्ण भरा उसका क्या है, मतलब 1 हो 2 अगमित हो, कहां तक हो, 1 से 5 तक हो, तो क्या दिखाएगा जी, और रंगीन दिखाएगा। अब रंगीन में कुछ भी होगा, मैं आगे लिखने चल रहा हूं, बताऊं कौन कौन रंगीन कौन कौन सफेद होता है। इसको दार फटाक से नीचे बना करके बनाओ, फटाक से देखो यार, हमने डी ब्लॉक के कुछ तत्व क्या जी, उनके मैंने रंग यहाँ पर लिखे हुए, से कोई ध्यान तो देखो यार। पहला क्या है, स्कैंडियम, क्या जी स्कैंडियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना होता है, 3d0, स्कैंडियम 3+ है। बताओ जब 0 आयोगयुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कैसा होगा वो, टाइटेनियम 4+, यानी इसमें आयोगयुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, 0, कैसा होगा, टाइटेनियम 3+, कितने आयोगयुक्त, बैगनी। ये प्रयोग द्वारा लिखा है, ठीक ना, ये प्रयोग से ज्ञात किया, ऐसे तुम मालूम नहीं कर पाओगे, लैब में ज्ञात किया जाता है, इसके से रंग कलर होंगे। बैरिडियम 4+, इसका नीला होता है, 1 न्यूट्रॉन। बैरिडियम 3+, हरा होता है। बैरिडियम 2+, कितने अगमित, 3 अगमित, बैगनी होता है। ऐसे सबका होता है। पुस्तक भी बस जानते रहो क्यों रंगीन होते हैं, रंगहीन क्यों होते हैं, बताया मैंने। रंगीन या रंगहीन होने का यही तात्पर्य है, एक लाइन में अगर बाई चांस मान लो, बाई चांस पूछ लिया डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों प्रदर्शित करते, एक लाइन लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व के ट्यूब कोश में क्या जी आयोगयुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और आयोगयुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने का क्या होता है, यह रंगीन या रंगहीन आयन व्यक्त करता है। बस एक लाइन लिखना है, उन्हें कि बस सहज प्रकाश औषधि करने से लिखने वाली जरूरत नहीं है इसमें। बनाओ बनाओ पूरा फटाक से, अरे लिखो 1.9 दशमलव लिखो, 9वां मुद्रा धातु, मुद्रा धातु कॉइनेज मेटल, देखो इसमें नहीं, पेपर में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ना, पढ़ कर तो देखो, पढ़ा सो डी ब्लॉक के वर्ग, डी ब्लॉक के वर्ग 11, चाहे वर्ग हो चाहे समूह, वर्ग 11 के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। वर्ग समूह
अच्छा लिखो, हो गया समूह। 11 के तत्वों को मुद्रा धातु इसलिए कहते हैं कि क्योंकि प्राचीन काल से इन धातुओं का प्रयोग मुद्रा, सिक्के व आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। थोड़ा हम तुमको 5 मिनट चलते इतिहास में, ठीक। वर्ग नंबर 11 कौन है जी? वर्ग नंबर 11 यही 9 वाला है, जो डी ब्लॉक 9 है ना, वही वर्ग नंबर क्या है 11। देखो यहाँ पर डी ब्लॉक 9 वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 11वां वर्ग है। फिर कौन बनाएंगे? कापर आ गया, क्या आ गया जी? कापर। सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया। कापर का संकेत सीयू, सिल्वर का एजी, गोल्ड का एयू। इन तीनों मिला को ही केवल हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा धातु। क्या बोलते हैं? मुद्रा धातु। क्यों कहते हैं मुद्रा धातु? तो इन धातुओं का प्रयोग प्राचीन काल से हम लोग किस रूप में करते हैं? आभूषण बनाने के लिए, मुद्राएं बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए। तुम लोग शायद जानकारी भी होगी, प्राचीन काल में मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तांबा थी। कौन जी? तांबा थी, कापर थी, कापर। प्राचीन काल में मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तांबा थी, कापर थी। प्राचीन काल में मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था। प्राचीन काल में मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन थी? गेहूं थी। उसी प्रकार से प्राचीन काल में मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन था? तांबा। कहीं के कांसे का भी प्रयोग मिला हुआ है, ठीक। ये चीज, इन सब का प्रयोग प्राचीन काल में कहाँ किया जाता था? सिक्के बनाने के लिए, मुद्राएं बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। और आज भी वही हो रहा है। सोने का प्रयोग, चांदी का प्रयोग। क्या चांदी सिक्का नहीं बनता है? बनता है। सोने सिक्का नहीं बनता है? बनता है। सब ठीक, सब में सोना शुद्ध कोई नहीं बांधता है, उसको कठोर बनाने के हम लोग क्या करते हैं? उसमें कापर, क्या जी? कापर मिलाते हैं। नहीं तो सोना तरह मुलायम होता है ना, जैसे पानो क्या हो जाएगा? तन जाए, खिंच जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग? कापर मिला देते हैं। इससे क्या होता है? कठोर बन जाता है। मुगल वंश तुम लोग जानते होंगे। अकबर ने जो सिक्के चलवाए उसमें क्या जी? राम सीता का शायद चित्र बना हुआ था। शिवकार गुप्त काल में किस भगवान का चित्र बना हुआ था? अंकित था। गुप्त शासकों का इसमें क्या? गुप्त शासकों का भी सिक्के पर क्या होता था? उनका चित्र अंकित होता था। तो हर जगह हर काल में सिक्के बनाए गए हैं। तो सिक्कों का प्रयोग हम लोग क्या करते? धातु का प्रयोग हम लोग क्या करते थे? सिक्के बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, जो आज भी हो रहा है। महंगाई बहुत हो गया, तभी लोग क्या करते हैं? धंधे करते हो। वर्तमान समय कीमत इसकी कितनी है? फटाफट से उतार लो, फटाफट से आगे लिखो। पॉइंट नंबर 10 हमने क्या लिखा? परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या जी? परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वीप कोश में क्या पाया था? युग्मित इलेक्ट्रॉन।
प्रश्न ये उठता है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या जानते हो ना, जब किसी परमाणु के बाहरी कक्षक से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, वृद्धि होती है, इसको हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या। तो जो स्कैंडियम होता है इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 भी होती है। जब वैनेडियम है +2 +3 +5 +4 +5 कुछ सकता है। क्रोमियम है, मैग्नीज, इसके क्या जी, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दिखाता है, मैग्नीज, +2 भी +3 भी +4 +5 +6 +7। किसी भी तत्व की जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह तत्व किसी अन्य परमाणु या तत्व से आयन से उतना ज्यादा बांध बनाएगा। समझ में ना। तो बाई चांस पूछ लिया गया डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके डी क्वेश्चन क्या पाती अयुग्मित जान पाते। लिखो उसमें डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनके द्वीप कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ठीक।